हाय, मैं नितिन कुमार आपका नितिन सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, और ये पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड है और 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें कुल मिला के 15 प्रश्न हैं जिसको कि डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बिहार एक अलग प्रांत बन गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 की भारतीय परिषद, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें देखिए कि है क्या कि बिहार राज्य 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ऐसा हुआ कि वो अलग हुआ। इससे पहले क्या होती थी कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक ही प्रोविंस या एक ही प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। 1936 में 1936 में उड़ीसा क्या हो गया, अलग हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत से संबंधित अब तक का सबसे लेंदियस्ट अधिनियम था, यानी कि सबसे बड़ा अधिनियम था। नौ चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समितियों और आयोगों में से किसने न्याय पंचायत के निर्माण की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, सरकारी आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? अशोक मेहता समिति। अब देखिए कि जो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी, उसके बाद में अशोक मेहता समिति, फिर जाके जीवीके राव समिति, ध्यान देना। और सरकारी आयोग, जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में सरकारी आयोग को अपने अनुशंसाएं देने को कहा गया था और दी भी गई थी। तो अब देखिए कि एक चीज़ ये समझ जाएं कि जब शुरुआत में बलवंत राय मेहता समिति आई थी तो इसमें बात क्या की गई थी? 3 टियर सिस्टम की। कितने की? 3 टियर सिस्टम की, जिसमें एक तो विलेज लेवल पे, दूसरा ब्लॉक लेवल पे और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जब अशोक मेहता समिति आई तो इसमें यह कहा गया, ये प्रावधान रखा गया कि सिर्फ 2 स्तर की क्या हो, पंचायती राज हो। अब देखिए और समझते हैं कि अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत को गठित किए जाने की जो सिफारिश की गई थी वो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। 1977 में एक समिति अपॉइंट की गई थी तत्कालीन केंद्रीय सरकार के द्वारा। अब देखिए कि जिसके चेयरमैन कौन थे? तो अशोक मेहता थे। और इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि भाई 3 टियर की जगह क्या हो, 2 टियर सिस्टम हो, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ना हो बल्कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो। तीसरा प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, चौथा लोक व्यवस्था का रखरखाव, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? लोक व्यवस्था का रखरखाव। लॉ एंड ऑर्डर की बात जहां तक है तो वो देखिए 3 तरह की सूची दी गई है 7वीं अनुसूची के अंदर। अब इसमें आप समझिए, एक क्या है, यूनियन लिस्ट है, दूसरा क्या है आपका स्टेट लिस्ट है, और तीसरा क्या है, कंकरेंट लिस्ट है। और यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची के अंदर जितने भी विषय होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? तो पार्लियामेंट को होता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखिए कि जो राज्य सूची है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका को होता है। कुछ इससे संबंधी अपवाद भी हैं, वो मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको। और तीसरा होता है समवर्ती सूची। इसमें जो भी विषय दिए गए उसके ऊपर कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, और जिस हद तक राज्य का कानून केंद्र के कानून से अलग जाएगा, उलट जाएगा, इन कंट्रावेशन होगा, उस हद तक वो क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। ध्यान देना। तो समवर्ती सूची में अंततः चलती किसकी है? तो पार्लियामेंट की चलती है। यदि टकराव की स्थिति हो जाए या एक दूसरे के उलट यदि कोई कानून बनाई गई केंद्र और राज्य के द्वारा।
और जहाँ तक राज्य सूची का सवाल है, इसमें जो भी विषय दिए गए उसके ऊपर कानून कौन बनाती है, तो राज्य विधायिका बनाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जैसे आप यदि बात कर ली जाए कि आप अंडर आर्टिकल देखिए 249, 252, 253, ध्यान देना, उसके बाद 149, इसके अलावा 352, 356, 360, ओके, और 365, ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें विशेष उपबंध किया गया है कि यदि राज्य सूची के अंदर भी कोई विषय दिया गया है तो उसके ऊपर कानून कौन बना सकती है, तो पार्लियामेंट बना सकती है। जैसे कि आप 249 की ही बात कर लें तो इसमें ये व्यवस्था की गई है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे कि ये राष्ट्र हित में है कि राज्य सूची के किसी विषय के ऊपर कानून कौन बनाए, पार्लियामेंट बनाए, तो संसद ऐसा कर सकती है और वो कानून अगले 1 साल के लिए लागू रहते हैं। तो बहरहाल ये व्यवस्था है। अब देखते हैं और समझते हैं कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पब्लिक ऑर्डर का सवाल है, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन को नहीं दिया गया है। क्लियर। अब देखिए कि जो 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची के अंदर यदि देखा जाए तो राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया कि वो किसके ऊपर कानून बनाए, तो जो पब्लिक ऑर्डर है उसके ऊपर कानून बनाए। तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का जहाँ तक सवाल है वो CRPC, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के 10वें चैप्टर में दिया गया है। और उस प्रोसीजर कोड में यदि देखें तो आप ये व्यवस्था दी गई है, इससे संबंधित व्यवस्था दी गई है। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन का सवाल है तो वो 12th शेड्यूल में मेंशन है। और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है। और 12th शेड्यूल में आप ये एक चीज़ ध्यान देना कि 11th शेड्यूल पंचायती राज से संबंधित है और 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि पंचायती राज की प्रणाली में उल्लेखित है संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ऊपर के सभी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पंचायती राज सिस्टम की बात की जाए तो वो कहाँ उल्लेखित है, तो ये राज्य सूची के अंदर उल्लेखित है। देखिए पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 7th शेड्यूल के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि 3 तरह के लिस्ट हैं, एक है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब मान लो कि कोई विषय यदि इन तीनों ही सूची में से किसी में ना हो तो ऐसी स्थिति में उसको रेसिडरी सब्जेक्ट कहा जाता है, या जो वो सूची, उन सूची के अंदर, ठीक है, उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, तो पार्लियामेंट का होगा, जो इन तीनों सूची में से किसी में भी नहीं दी गई हो। चलिए 5वां सवाल करते हैं और देखते हैं, महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण कुछ राज्यों में वैध किया गया है। तो इसमें से पूछा जा रहा है किन राज्यों में ये वैध किया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी, यानी कि बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों इसको वैध किया जा चुका है। अब देखिए कि 50% जो आरक्षण दी गई है महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, ये इन चारों राज्यों में दिया जा चुका है। अब देखिए कि कुछ जो राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात की जाए, ठीक है, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, इन राज्यों में ये किया जा चुका है। ठीक है, अब ये समझिए कि उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड में 50% रिजर्वेशन दी गई है। तो इन राज्यों में देखिए, इन राज्यों में जिसमें कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन सबों की बात की जाए तो 33% आरक्षण, लेकिन बाद में इसको लीगलाइज करके क्या कर दिया गया, 50% कर दिया गया था इन राज्यों में, 4 राज्य जो कि मेंशन है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए अगला जो सवाल है, 6ठा सवाल, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में
केवल राज्यसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में इनमें से कोई भी नहीं। तो इस सवाल का उत्तर छठे का क्या होगा, केवल लोकसभा में। अब देखिए समझते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या, इससे संबंधित प्रावधान क्या है। देखिए तो सबसे पहले ये जाने कि है क्या प्रावधान इससे संबंधित। तो जहाँ तक धन विधेयक का सवाल है, मनी बिल का सवाल है, तो वो आर्टिकल 110 के तहत जो व्यवस्था की गई है, किसके अंदर, आर्टिकल 110 के तहत, 110 के तहत। अब देखिए कि लेकिन ये कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, वो 109 यानी कि पूरी जो प्रक्रिया दी गई है ना, वो प्रक्रिया कहाँ पर दी गई है, तो 109 में दी गई है। अब लेकिन कोई भी बिल धन विधेयक कैसे होगा उसके बारे में क्राइटेरिया जो दी गई है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो होता क्या है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ता है, पूर्व अनुमति लेना पड़ता है, प्रायर परमिशन लेना। और प्रायर परमिशन लेने के दो मतलब होते हैं। इसका ये मतलब होगा कि ये लोकसभा में ही लाया जाएगा और ये मिनिस्टर के द्वारा ही लाया जाएगा। क्योंकि देखिए आप ये जानिए कि विधेयक जो होते हैं प्रस्तुत करने के लिहाज से दो तरीके के होते हैं। एक क्या होता है गवर्नमेंट्स बिल या पब्लिक बिल भी कहा जाता है, और दूसरे को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। जो मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है बिल सदन में, उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल कहते हैं। लेकिन मिनिस्टर के अलावा यदि कोई भी और इस बिल को लेके आए सदन के अंदर, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का हो, रूलिंग पार्टी का हो, या अपोजिशन या विपक्ष का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हम क्या कहते हैं, निजी सदस्यों का विधेयक कहते हैं या प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो जैसे ही कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, यानी उनके प्रायर परमिशन से, तो इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ ये किसके द्वारा लाया जाएगा, गवर्नमेंट की बिल होगी ये, और मिनिस्टर के द्वारा लाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये लोकसभा में ही लाया जा सकता है। एक बार लोकसभा में जब इसको लाया जाता है तो मान लो कि लोकसभा ने इसको साधारण बहुमत से, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर दिया, पास कर दिया, सिंपल मेजॉरिटी से। जब आप सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं या साधारण बहुमत, तो 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितना, 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि 50% जो लोग हैं उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, जो लोग हैं भी और वोट भी कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई आज 545 में से सिर्फ और सिर्फ समझिए 500 सदस्य आए, लेकिन उन 500 सदस्य में से सिर्फ वोटिंग में 400 सदस्य ने भाग लिया, तो इसका 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग कौन है, यहां पर है 400, इसका 50% कितना होगा, 200 जमा 1, यानी कि 201 चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखिए, तो लोकसभा ने जब इसको पारित कर दिया तो अब ये कहां जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। और राज्यसभा के पास देखिए तो इस मामले में ना के बराबर शक्ति है। अब देखिए होता क्या है कि राज्यसभा, क्लियर, राज्यसभा के अंदर आप देखिए कि इनके पास क्या क्या विकल्प है। या तो राज्यसभा उसको पास कर दे तो राष्ट्रपति के पास गया और फिर वो क्या होगा, विधेयक अधिनियम बन जाता है। जैसा कि आपको मालूम भी होना चाहिए कि जब बिल लाई जाती है और दोनों सदनों से पारित हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी हो जाए तो वो अधिनियम बन जाता है या एक्ट बन जाता है। दूसरा क्या है हमारा, ये समझे कि रिजेक्ट, इसने रिजेक्ट कर दिया तो ये मान लिया जाता है कि पास हो गया, यहां तो पास हो ही गया। तीसरा विकल्प ये है कि 14 डेज तक इसके ऊपर ये राज्यसभा कोई कार्रवाई ना करे। 14 डेज तक यदि कोई कार्रवाई नहीं करते तो 15वें दिन मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने पारित कर दिया। समझना है इस चीज को। और यदि राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ, ठीक है,
किसको भेज दिया? लोकसभा को भेज दिया। किसको भेजा? लोकसभा को भेजा। तो अब समझिए कि लोकसभा ने राज्यसभा की बात मानी हो या ना मानी हो, इसको रिकंसिडरेशन के बाद यदि ये सेकेंड टाइम इसको पास कर देता, क्लियर, दूसरी बार यदि इसको पास कर गया लोकसभा, तो फिर अब दोबारा से राज्यसभा के पास भेजने की जरूरत नहीं है, यानी कि दूसरी बार लोकसभा ने जैसे भी पारित किया उसी रूप में उसको क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है किसकी? तो धन विधेयक की। देखिए, मनी बिल प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द मनी बिल। अ मनी बिल इज बिल दैट सोलली कंसर्न, ठीक है, ये गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से संबंधित है, और इसमें मैं बता दूं गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से संबंधित है, और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि अंडर आर्टिकल 266 दिया गया है, यदि वहाँ से पैसे की निकासी हो, उसमें पैसे जमा करना हो, तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो किससे? मनी बिल से संबंधित होती है। और 110 में ये पूरी की पूरी प्रावधान दी गई है कि कौन क्राइटेरिया आपको मिल जाता है। नाउ इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, अब देखिए यदि कोई भी यह प्रश्न उठ जाए कि ये कोई भी विधेयक मनी बिल या धन विधेयक है या नहीं, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जो फैसला होगा वो अंतिम और मान्य होगा, ध्यान देना। और इस मनी बिल के संदर्भ में एक बात और मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस पे कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की, मतलब ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट पॉसिबल। मनी बिल के केस में मैं बताऊं कि लोकसभा इज नॉट और राज्यसभा इज नॉट इक्वल टू लोकसभा। ये ज्यादा पावर के साथ है, ये समझिए आप, ये ज्यादा पावर के साथ है इस मामले में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? नेचर क्या है? तो संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यूनिटरी इन स्पिरिट। तो अब समझिए, देखिए कोई भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होती है या संघीय संविधान यदि कहें तो उसके कुछ अपने फीचर्स होते हैं। पहला जो फीचर्स होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में, क्लियर, और दोनों को शक्तियां सीधे तौर से संविधान से मिलेगी। और भारत के संविधान में भी ऐसा ही है कि आप जैसा कि अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि 7वीं अनुसूची में ये दी गई है, यूनियन लिस्ट दी गई है, स्टेट लिस्ट दी गई है और कंकरेंट लिस्ट दी गई है। विषयों का क्या है? बंटवारा क्या है? केंद्र। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये कोडिफाइड होगा, क्लियर। रिटेन हो या अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हो, दोनों ही लिखित ही होती है, लेकिन जब आप रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो ये कोडिफाइड होता है, क्लियर। कोडिफाइड मतलब एक प्रॉपर रूप में अरेंज किया जाता है, जैसे कि पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट ही होगा, लेकिन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट ने जो कुछ भी पारित किया एक्ट, वो उसमें जुड़ता जाएगा, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो। लेकिन यहाँ पर भी जुड़ेगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक तरीके से प्रॉपर वे में अरेंज किया जाएगा, जिसको कोडिफिकेशन कहते हैं या संहिताबद्ध होता है। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और लेंथिएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के संविधान के हिसाब से देखिए तो भारत का संविधान सर्वोच्च है, ना कि इसमें जो निहित संस्थाएं हैं या कोई पद है वो ऊपर नहीं है। ना यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को हमने सुपर माना है, ठीक है, ना हमने लेजिस्लेचर को सुपर माना है, ना जुडिशरी को सुपर माना है। हमने क्या किया? चेक्स एंड बैलेंस किया और सर्वोपरि स्थान किसको दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है। स्ट्रॉन्ग जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म, ठीक है। और जुडिशरी क्या है? स्ट्रॉन्ग भी है, क्लियर। अनुच्छेद
42 की यदि बात की जाए, मोटे तौर से आप देखिए तो कंप्लीट जस्टिस देने का अधिकार है, पूर्ण न्याय देने का, और पूर्ण न्याय जैसी चीज परिभाषित भी नहीं है। तो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस आधार पे एक तरीके से अपने को मजबूत बनाती है। और आप देख लीजिए कि केशवानंदा भारती केस में हुआ क्या था कि 7-6 के बहुमत से ये कहा गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो आप नहीं बदल सकते अनुच्छेद 368 के तहत, यानी कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी इसको डिफाइन नहीं किया, बल्कि बार बार अलग अलग केसेस में बताती रही सर्वोच्च न्यायालय कि देखिए ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो एक तरीके से आप देखिए तो जुडिशियल वीटो जैसी चीज किसको मिल जाती है, जुडिशरी को मिल जाती है। और 142 के तहत अंडर आर्टिकल 142 के तहत देखिए कि ये चीज होती है। और प्लस अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में जाएंगे तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसको दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अब देखिए, लेकिन दूसरी तरफ यदि देखें तो यूनिटरी फीचर की यदि बात करें तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होते हैं, सिंगल सिटीजनशिप होती है। भारत में देखिए जो सिटीजनशिप है वो भी डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब देखिए, जबकि ये लक्षण किसके हैं, यूनिटरी फीचर्स के हैं। यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, देखते चलना। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज की यदि बात की जाए 312 में आप देख लो, अनुच्छेद 311 में देख लीजिए। अब देखो ना कि जो सृजन करने की जो व्यवस्था है वो यदि ऑल इंडिया सर्विसेज की यदि बात की जाए तो राज्यसभा यदि इसके लिए क्या करती है, अनुमति दे देती है, तो पार्लियामेंट इससे संबंधित क्या कर सकती है, अधिनियम ला सकती है या उसको मेंशन कर सकती है। क्लियर? तो ये अधिकार दिया गया। अब देखिए तो भले ही कहने को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं एकात्मक संविधान की तरफ है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अब देखिए ये अलग है कि जो कॉलेजियम है 5 जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ये तो सेकंड जजेज केस के ऊपर जो फैसला आया था और उसमें ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है। पहले सेकंड जजेस में तीन जजेस के कॉलेजियम एक तरीके का ग्रुप समझ लीजिए, ठीक है। और बाद में जो थर्ड जजेस केस आया उसमें 5 जजेस का एक कॉलेजियम बनाया गया जो कि ये फैसला लेता है कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेंगे। लेकिन यदि टेक्निकली देखें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा और उनके मुहर के द्वारा ही क्या होता है कि नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 124 में एक्सप्लेन किया गया है, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज साइन एंड सील, ही ऑल्सो गिव हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। और ये किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं? तो प्रेसिडेंट को देते हैं। अब देखिए कि जो नवा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में देखिए कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर? अब देखिए उपराष्ट्रपति का वैसे सामान्य परिस्थितियों में कोई कार्य नहीं है, ठीक है। और सामान्य परिस्थिति जब ऐसा होता है कि जब कभी कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए, ध्यान देना, कैजुअल वैकेंसी कब होते हैं? जब राष्ट्रपति रिजाइन कर दे, नहीं, राष्ट्रपति रिजाइन कर दे, राष्ट्रपति का क्या हो जाए? इम्पीचमेंट हो जाए, समझना, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट या महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाए। फिर देखें कि राष्ट्रपति का डेथ हो जाए, क्लियर, राष्ट्रपति क्या हो जाए? इनकम्पिटेंट हो जाए, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में उनका पद रिक्त हो जाता है और इस चीज को कहते हैं क्या? कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। जस्ट अ मिनट। क्लियर?
क्या कहते हैं, कैजुअल वैकेंसी। अब देखिए जब कैजुअल वैकेंसी होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जगह लेते हैं और वो सारे कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में करते हैं। क्लियर। अब देखो, लेकिन ये तो जब कैजुअल वैकेंसी हुई, साधारण परिस्थिति में आखिर उपराष्ट्रपति का तो कोई काम है नहीं, तो उनसे ये काम लिया जाता है कि वो राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं, सभापति होते हैं। यानी कि जो भी पदेन कहने का मतलब या एक्स ऑफिसियो कहने का मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो खुद ब खुद राज्यसभा का सभापति भी हो जाएगा। मतलब उनको अलग से शपथ वपथ दिलवाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी मैं बताऊं कि इवन की उपसभापति को या लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं उनको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति या उपसभापति के रूप में कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती है। ध्यान देना, जहाँ तक राज्यसभा के उपसभापति का सवाल है वो राज्यसभा के ही सदस्य होंगे। ध्यान देना, उपसभापति की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्यों में से चुने जाते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं, अब कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और वो हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कलेक्टिव वॉइस को भी, मतलब एक सामूहिक रूप से जो आवाज़ है राज्यसभा की वो रखते हैं, क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। समझिए इस बात को। आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अनुच्छेद 63 में ये वर्णित है कि एक क्या होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा और उनकी जो ड्यूटी होगी प्रेसिडेंट के रूप में तब होगी जब प्रेसिडेंट नॉट प्रेजेंट ना हो। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ये बिल्कुल आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली लोडेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, फैक्ट बेस्ड ज़्यादा होते हैं। अब देखिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए आर्टिकल 75 में ये व्यवस्था है कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद होगा वो लोकसभा के प्रति क्या होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। जब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होने की बात कही जाए तो इसका ये मतलब होता है कि जो मंत्री परिषद है उसमें से यदि किसी एक मंत्रालय से संबंधित यदि कोई विधेयक पारित नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वही मंत्री इस्तीफा देगा, यानी कि पूरे का पूरा मंत्री परिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब आप समझिए कि ये डूबते हैं साथ साथ और तैरते भी साथ साथ हैं। तो एक पुरानी मैगजीन या इससे संबंध, दे सिंक और स्विम टुगेदर। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो होती है वो किसके शपथ के साथ बन जाती है, तो प्रधानमंत्री के शपथ के साथ बन जाती है। तो मंत्री परिषद जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री भी होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। चलिए अब अगला सवाल है, संसद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। अब देखिए कि संसद के अंदर 2 सदन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो उत्तर होगा सबसे पहले तो देखिए कि आप एक चीज़ समझिए, इसका आंसर मैं डी दे रहा हूँ। क्यों डी दे रहा हूँ इसके पीछे समझिए। संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, क्लियर। एक तो लोकसभा के लिए जो उम्र चाहिए, न्यूनतम उम्र वो 25 वर्ष चाहिए, और एक होता है राज्यसभा जो ऊपरी सदन है, और इसके लिए उम्र कितनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए, और प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष, गवर्नर के लिए 35 वर्ष, ये न्यूनतम उम्र चाहिए। तो अब जब इसमें ये दिया गया इस प्रश्न में कि भाई संसद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो हमें क्या पता कि आप लोकसभा की बात कर रहे हैं या राज्यसभा की बात कर रहे हैं। बाकी का 25 साल और 30 साल दिया हुआ है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं इस प्रश्न में कि आखिर किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि 25 और 30 अलग अलग हैं दोनों सदनों के लिए। तो इसी कारण से हम क्या देंगे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए अगला सवाल देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, आयु क्या है, मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कितने साल पे रिटायर कर जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है।
तो इसका उत्तर क्या होगा, 65 वर्ष। 65 वर्ष में ये क्या हो जाते हैं, रिटायर कर जाते हैं। अब देखिए 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के मामले में, और 62 वर्ष जब होता है तो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर कर जाते हैं। इज इट ओके? चलिए अगला देखें कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा कार्यालय कौन सा है। अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कि इसमें जो समझने की जरूरत है वो कि देखिए दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक क्या होता है आपका ट्रांजिटरी एग्जीक्यूटिव, ट्रांजिटरी एग्जीक्यूटिव जो कि बदलता रहेगा। जैसे प्रेसिडेंट की बात कर लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लीजिए, क्लियर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की बात कर लीजिए, मंत्रिपरिषद की बात कर लीजिए। अब देखिए इसके अलावा आप तो इसमें प्रधानमंत्री भी होंगे। ये क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं होते, ये ट्रांजिटरी होते हैं। 5 साल के बाद मोदी जी की सरकार होगी, नहीं होगी, मनमोहन सिंह जी की सरकार होगी, नहीं होगी, इसी किसी को भी नहीं पता होता। ये इलेक्शन में जनता के द्वारा तय किया जाता है। बात को समझिए इस चीज को। तो इसी कारण से इनको ट्रांजिटरी एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। लेकिन यदि दूसरी तरफ आप देखिए तो एक क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ध्यान देना। इसके अलावा देखिए कि उनके नीचे सेक्रेटरी नहीं, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, क्लियर, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, और ऐसे और भी पोस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। कोई सरकार आए या कोई सरकार जाए, हो सकता है कि कुछ समय के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया जाए, लेकिन ये बदस्तूर अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। ध्यान देना। अब इन सबों का ये पूरी की पूरी सिविल सेवा की क्या है, हायरार्की है या पद सोपान है। अब इसमें सबसे ऊपर कौन है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट, अब देखो इसे क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। क्लियर, समझना, इसे प्रशासन कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखिए तो हमने जो ट्रांजिटरी एग्जीक्यूटिव देखा वो क्या होता है, शासन के लोग होते हैं। ठीक है। अब शासन और प्रशासन के बीच में एक जो कड़ी का काम करता, वो कौन करता, तो कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेते हैं। क्लियर, और जो कुछ भी कैबिनेट में फैसला लिया गया उस फैसले का वो अनुमोदन करवाने के क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उनके द्वारा ही ये सारी जानकारी जो किसी मंत्रालय के टॉप पोस्ट पे सेक्रेटरी को पहुंचेगी और फिर नीचे ये जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में, शासन और प्रशासन के बीच में एक कड़ी का काम, एक चेन का काम कौन कर रहा है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी कर रहा है। तो देखिए द हाईएस्ट सिविल ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। और जो यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी काम कर रहे थे वैसे ही राज्य सरकार में यदि देखिए तो ये काम किसका होता है, चीफ सेक्रेटरी का होता है, मुख्य सचिव का होता है। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट डैश के दौरान भारत आया था। ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2005 में लाया गया था। ठीक है, 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आ चुकी थी, ध्यान देना। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इनेक्टेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट टू प्रिवेंट। क्लियर। अब देखिए कि लाया कब गया था, तो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, जब एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो मनमोहन जी की सरकार में किया गया 2005 में।
चलिए अब देखिए नीति आयोग को कब अस्तित्व में आया, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, ये बताना है। तो इसका जो उत्तर है 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए नीति का मतलब क्या है, इधर ध्यान देना, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्लियर, ये एक्रोनियम है। इस एक्रोनियम को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान देना। तो इसको नीति आयोग भी कहा जाता है और यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से, यानी कि यूनियन कैबिनेट ने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया और इसका गठन किया गया और ये 1 जनवरी 2015 से एक प्रीमियम थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी कि सरकार के लिए नीतियों को बनाने में मदद करने वाला कौन है, तो नीति आयोग है, क्लियर। अब देखो ये डायरेक्शन भी देता है और पॉलिसी इनपुट भी देता है, और वाइल डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, और साथ में क्या करेगा, रणनीतिक रूप से और लंबे समय के नीति को भी डिसाइड करेगा, प्रोग्राम्स को भी डिसाइड करेगा, ठीक है, और सरकार को हेल्प करता है, बहुत सारे टेक्निकल एडवाइस भी देता है सेंटर को भी और स्टेट को भी। तो एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी किसके कारण से, नीति आयोग के कारण से आ पाई है। तो अब समझते हैं इस चीज़ को कि ये आज का क्या था, लेक्चर था, आपके साथ मैं इसे शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम फिर 2017 के क्वेश्चंस को करेंगे, तो बने रहिएगा नितिन सर क्लासेस में, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस कोविड-19 की स्थिति में मास्क पहने, बिना मास्क के बाहर ना निकलें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और जब तक मजबूरी ना हो घर से बाहर कदम न रखें। ओके, धन्यवाद, बने रहते हैं। ओके, टेक केयर।